हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। और मैंने एक टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस चैनल का मोटिव ये है ताकि आपको सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड हों। और बेसिक बताया जाए तो आपको किसी एग्ज़ाम के लिए कोई भी कोर्स की आवश्यकता नहीं होती। ओनली प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपको सिर्फ वही लगाने होते हैं। बढ़िया से लगाओ और आपके एग्ज़ाम में 100% स्कोर आएगा। मेरा खुद का भी 100% स्कोर रहा है और उसका मेन फैक्टर रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मैं ये आपको सॉल्यूशन विद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ कराऊंगा, तो अच्छे से इसको फॉलो करना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये सेशन, तो आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर है सबसे पहले आरबी एनटीपीसी सीवीडी 2 का प्रीवियस ईयर पेपर है 17 जनवरी 2017 का शिफ्ट 1। हिंदी में देख लो। एक समभु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 9 डिग्री है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मेजर 9 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? इसको देखते हैं। देखो, सिंपल तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की बात की गई है, तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप नोट कर लेना, कि अगर इंटीरियर एंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n-k2 180 डिग्री अपॉन में n। तो ये होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको बोला है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या है? 9 डिग्री है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मान क्या है? 9 डिग्री। इसका मतलब इंटीरियर एंगल का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 171 डिग्री। अब यहाँ पर इसको पुट कर लेते हो तो सीधा सीधा n की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब 9 से कितनी बार कट करोगे? 20। देन ये कितना हो गया? 19। तो 19n बराबर के 20n माइनस के 40, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 40। तो आपको दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो इंटीरियर प्लस के एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री, एंड दूसरा इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन में n। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से 0.56 बार किसके बराबर है? इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 0.56 बार? अब देखो, ये क्वेश्चन सभी आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है 56 बार का। इसका मतलब है 0.565656, इस तरह से अनंत काल तक। अब इसको हम एक ऐसी फॉर्म में लिखें जो कि भिन्न हो और बार बार लिखने की आवश्यकता ना हो। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको जैसे 2 के ऊपर बार दिया है तो 5 6, 2 के ऊपर बार दिया है तो 2 बार नीचे 9 लिख लो। ठीक है, जितने के ऊपर बार दिया होगा उतनी बार 9 लिख लोगे। चूंकि यहाँ पर कितनी बार बार दिया है? 2 बार दिया है और कोई भी नंबर खाली नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? 2 बार 9 आ जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर टिक कर सकते थे 56/99। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिस तरह से 3 11 से कनेक्टेड है उसी प्रकार से 7 किससे कनेक्ट होगा? 3 11 से कनेक्ट है, तो हो सकता है 3 3 9 प्लस के 2 को 11 बनाया हो। तो यहाँ पर करें 7 7 49 प्लस के 2 51। तो क्या 51 ऑप्शन में है? अगर 51 ऑप्शन में है तो आप उसको राइट टिक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा लॉजिक ढूंढोगे जो कि ऑप्शन में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इन तीनों में से तीन कौन से हैं? एक तो है 4/15। देखोगे तीनों ऑप्शन में तीनों चीज़ कॉमन है। एक है 1/3 और एक है 0.33। 0.33 को क्या लिख सकते हैं हम 0.33 लिख लो, क्योंकि 1/3 क्या होता है? 0.3333, इस तरह से होता है, वो भी अनंत काल तक। अब यहाँ पूछा आरोही क्रम, तो आपको ये पता लग गया कि यार 0.33 और ये इसके ऊपर बार हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 0.33 के ऊपर बार ये रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है? इससे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा हो जाएगा बड़ा। ओके।
अब इसके बाद बात करते हैं इसकी और इसकी। तो 4/15 और इसको हम अगर 15 में नीचे बना लें तो ये क्या हो जाएगा 15 और ऊपर क्या हो जाएगा 5। तो काटने पर क्या आएगा 1/3। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर 5/15 बड़ा है। यानी कि आपको अब ये चेक करना है कि 4/15 और 0.33 में से कौन बड़ा है। आपको एक बात क्लियर हो गई यहाँ से कि 1/3 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4/15 और 0.33 में से क्या करना है आपको चूज़ करना है। इसने बोला सही आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम जो सबसे बड़ा होगा वो किस में आएगा, लास्ट में आएगा। यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें 4/15 एंड 0.33 की। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 15 से, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा 0.2, 15 दूनी 30 10, 15 8 120, 15 7 105, 15 6 90, 0.26 समथिंग आएगा। और ये क्या है 0.33। इट मीन्स क्या होगा ये बड़ा होगा। अब ऑर्डर सेट हो गया क्या 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 0.33 इज़ ग्रेटर दैन 4/15। तो 4/15 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। ये एक टेबल का क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से देख लो। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे बस एक कंपैरिजन करवाया है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 एंड टाइप 4 इस तरह के 5 टाइप दे रखे हैं और आपको 5 साल दे रखे हैं। उनमें आपसे एक कंपैरिजन करवाया है। इंग्लिश में भी देख लेंगे इस क्वेश्चन को। If the same percentage increase in the sale of type 1 vehicle in 2000 over 2003 is expected in 2005, approximately how many type 1 vehicle will be sold in 2005? हिंदी में देखेंगे कि यदि 2004 में 2003 के मुकाबले टाइप 1 के वाहनों की बिक्री में समान प्रतिशत वृद्धि 2005 में होने की उम्मीद है। इसका कहना यह है कि टाइप 1 के वाहन में जो 2003 से 2004 में वृद्धि हुई है वही सेम वृद्धि 2004 से किस में होगी 2005 में होगी। तो 2005 में कितने टाइप 1 वाहन बेचे जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये निकालो कि वाहन में वृद्धि कितनी हुई है। तो 81 से 107 तक बढ़ा है। यानी कितना बढ़ा है यहाँ पर देखोगे तो 6 और 2 26 बढ़े हैं किस पर 81 पर गुणा 100। ये हो गया परसेंट इंक्रीमेंट फ्रॉम 2003 से 2004। अब इसने बोला सेम परसेंटेज बढ़ा है किस में 107 में। तो आप क्या निकालो सबसे पहले इसका 107 पर परसेंट निकालो। ये जो 100 था परसेंट, अब इसको क्या करो परसेंट हटाओ और किस पे निकाल लो 107 पर। तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़ेगा। उसको 107 में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो जाएगा 7 से 26, 9 से 9 एकम 9, 9 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 2। तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना होगा। आई थिंक 0 से 0 कट जाएगी और ये अप्रॉक्शन में आ जाएगा 25 तिया 75 4 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। अप्रॉक्शन कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा या 36 या 39 या 36 से कम आएगा 31 आएगा। 36 से कम आएगा। ये तो अप्रॉक्सन आंसर हमने लिया 25 या 75। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 से क्या आएगी ज़्यादा आएगी। अब 3 से कटने पर ही कितना आ रहा है 3 तिया 9, 3 दूनी 6 आ रहा है 32 आ रहा है। लेकिन जब 3 से ज़्यादा वैल्यू होगी हर में तो वैल्यू कितनी आएगी इससे कम आएगी 31 आप ले सकते हो। अब 31 को जब आप 107 में ऐड करोगे 31 या 32 जो भी है तो 107 में जब आप 31 को ऐड करोगे तो एक आंसर क्या आएगा यहाँ पर 138 आ रहा है। इसके करस्पॉन्ड आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर दोगे आप करेक्ट कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर देखते हैं। इसने बोला है 2003 में बेचे गए टाइप 1 वाहनों की संख्या 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या के लगभग कितना प्रतिशत थी। देखो इसको कि 2003 में बेचे गए वाहने 2003 में बेचे गए टाइप 1, 2003 में बेचे गए टाइप 1 कौन सा है 81। तो 81 बोल रहा है कि 81 और 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या
2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, यानी कि ये की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट। तो आपको सबका टोटल करना है। 2 और 9 11 और 8 19, 19 और 4 23 का 3, 2 और 1 3 और 4 7, 7 7 14 और 7 21, यानी कि 1, 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 हो गए। 1013 का आपको ये बताना है कि 81 कितना परसेंट है, गुणा 100। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 1000 का अगर आप ये निकालते कि 80 कितना परसेंट है, तो आप बोलते सीधा सीधा 8% है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर भी क्या हुआ, थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी भी परसेंट कितना रहेगा, अप्रॉक्सन 8% रहेगा। आप इसको आंसर टिक कर सकते हो। निम्न में से किस वर्ष में टाइप 2 वाहनों की बिक्री टाइप 5 वाहनों का लगभग 25% थी। इसने बोला है किस वर्ष टाइप 2 वाहनों की बिक्री टाइप 5 वाहनों की बिक्री का 25%। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इन जो टाइप 5 है इनका 25% कहाँ पर है, इसका 25% कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो टाइप 5 का 25%, इसका 25% का मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 का डिवाइड करना है, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 एकम 4 जीरो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 अप्रॉक्सन, 4 एकम 4, 4 एकम 4 जीरो। यानी कि ये सभी के क्या आ गए, 25-25% आ गए सभी के। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसने बोला है टाइप 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे मैच करता है। ये 85 नहीं है, ये 84 नहीं है, ये 101 नहीं है, ये 103 नहीं है, लेकिन ये 112 है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। चूँकि 110 से स्लाइटली ऊपर आना चाहिए था, 110.5 आना चाहिए था। यहाँ पर कितना है, 112 है। तो इसका आंसर 2004 हो जाएगा, क्योंकि इसने लगभग पूछा है और लगभग 112 जो है 110 के क्या बैठ रहा है, निकट हो रहा है। बाकी कोई भी मान यहाँ पर निकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि वाहनों के किस टाइप के लिए अधिकतम थी। द परसेंट इंक्रीज इन सेल इन 2003 ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच टाइप ऑफ व्हीकल। पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में बिक्री प्रतिशत वृद्धि वाहनों की किस टाइप के लिए अधिकतम थी। ये पूछ रहा है कि 2003 में ऐसा कौन सा वाहन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 में से जिसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखेंगे परसेंट वृद्धि की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 9 का। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 14 का। और यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 32 का। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 31 का। और यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 7 का। अब आपको देखना है परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो आप देखोगे कि 9 बढ़ा है किस पर, 72 पर। इसके बाद 14 बढ़ा है किस पर, 79 पर, क्योंकि पूछ वाली साइड से हम क्या देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं। और 32 बढ़ा है किस पर, 248 पर। सेम 31 बढ़ा है किस पर, 210। और सेम 7 बढ़ा है किस पर, 404 पर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो भाई, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी कट रहा है उसको काट दो, 9 8 72। ओके, देन अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये क्या है, 8 है। और यहाँ पर काटने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर काटने पर ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। क्योंकि 14 पन्ने क्या होता है, 70 होता है। तो मैं इसको 5.5 ले लेता हूँ। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसने बोला है कि किस टाइप के लिए अधिकतम है। ये भिन्न अधिकतम कब होगी, जब इसका हर क्या होगा, हर इसका छोटा होगा। कैसे, लाइक एग्जाम्पल 1/2 और 1/3। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें से सबसे छोटी भिन्न है ये वाली, 1/3। 1/3 सबसे छोटी भिन्न है। और 1/2 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.5 आती है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.3। अब इसने बोला किस टाइप के लिए अधिकतम है। अगर 0.5 अधिकतम है, इसका मतलब इसका हर क्या है, छोटा है दूसरे से। तो हमको ऐसी भिन्न देखनी है जिसका हर क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर 1/8 तो हम नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा तो कौन जीत रहा है, 5.5 जीत रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं 32 किस पर है, 248 पर। तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 एकम 8। 4 से कितनी बार, 4 सत्ते 28। देखो कितना आ रहा है, 7 से ऊपर जा रही वैल्यू। और हमको क्या चाहिए, हर को कम चाहिए।
तो हम इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि हम पे ऑलरेडी 7 से कम वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। इसको भी कट करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, अगर आप इसको 31 के अगर 0 मानते हो तो 3 7 21 आएगा, नीचे 7 आएगा, हमको तो उल्टा 5.5 से कम चाहिए, अगर पॉसिबल हुआ तो ये भी नहीं लेंगे। सेम यहाँ पर काटोगे तो यहाँ तो और ज़्यादा वैल्यू आएगी, लगभग 90 के करस्पॉन्ड वैल्यू आएगी, 8 के करस्पॉन्ड आई थिंक, या फिर 7 के करस्पॉन्ड, 7 9 के 7 5 के करस्पॉन्ड आएगी वैल्यू। आपको तो 5.5 से कम चाहिए, जो कि कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। टाइप 2 में आया था 1/5.5 यानी कि 14/79। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14/79 का अधिकतम मान होगा, यानी 79 पर 14 का बढ़ना सबसे ज़्यादा बड़ी बात होगी परसेंटेज के मामले में। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले एक समगोलाकार बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करो। पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी हुई है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज। इस पेपर में, इन वीडियोज़ में हम ओनली एंड ओनली मैथ एंड रीजनिंग के सेक्शंस देखेंगे, जीके के सेक्शंस को अवॉइड किया हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको जीके का भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जीके में हम सर्टेन चीज़ें पढ़ेंगे और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कोर्स के पीछे नहीं भागेगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले एक समगोलाकार बेलन का आयतन। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर समगोलाकार बेलन से मतलब क्या है। बेलन से मतलब ये है, समगोलाकार से मतलब कि इसका जो बेस है वो क्या होगा, गोलाकार होगा। इसका बेस क्या होगा, गोलाकार होगा। जैसे आप एक कागज़ को मोड़कर रोल बना देते हो तो वो क्या होता है, एक समगोलाकार बेलन होता है, जिसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, बेस का आयतन पाई आर स्क्वायर, और हाइट से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 22/7 दिया हुआ है आपको। आर कितना दिया हुआ है, 1 × 1 दिया है। एच कितना दिया है, 2 है, सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आंसर किस में निकलेगा, वो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में ही निकलेगा। कितना हो जाएगा, अपॉन 7 की वैल्यू आएगी 22 दूनी 44/7। सीधा सीधा इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4। यह है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का क्वेश्चंस। हिंदी में देख लो, एक बार इंग्लिश में देख लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, एंड कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर क्वीन। सबसे पहले ये बनाते हैं कि कुछ राजा रानी हैं, कुछ किंग जो हैं वो क्या हैं, क्वीन हैं। ये जो कुछ किंग हैं ये क्या हैं, क्वीन हैं। इसने बोला सभी रानी क्या हैं, सुंदर हैं, सभी रानी सुंदर हैं, सभी क्वीन क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। अब इसके बाद इसने निष्कर्ष पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है। पहली बात, सभी राजा सुंदर हैं, यानी सभी किंग क्या सुंदर हैं। इसने बोला सभी किंग ब्यूटीफुल हैं। एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर इस अलग कलर से कि यहाँ पर ओनली सिर्फ कुछ राजा के कुछ लोग जो हैं ब्यूटीफुल हैं, बाकी जो ये पार्ट है ये ब्यूटीफुल में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी रानियाँ राजा हैं, इसने ये बोला है कि सभी रानियाँ क्या है, राजा। तो देखो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है, जो डबल शेडेड पार्ट हो रहा है, ओनली इतना ही पार्ट क्या है, राजा और रानी का कॉमन है। यहाँ दोनों क्या है, ये सभी जो रानियाँ हैं, ये जो रिमेन रानी बची हुई हैं, ये क्या है, किंग से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि सभी रानी राजा नहीं है। अगर सभी की जगह यहाँ पर कुछ होता तो आप इसका आंसर कर सकते थे यस। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 को क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इंग्लिश में देख लो। अब देखो यहाँ पर x का गुणा, x का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर x का मतलब क्या लिया है, जोड़ने से लिया है। भाग का मतलब किससे लिया है, घटाने से लिया है। प्लस का मतलब गुणा से लिया है, और माइनस का मतलब किससे लिया है, भाग से लिया है। अब आपको देखना है 20 गुणा का मतलब क्या, +8, भाग का मतलब -8, माइनस का मतलब भाग 4, प्लस का मतलब गुणा 2। तो सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, कर क्या आया 2, और 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 4। माइनस के 8, ये तो +20। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 20 प्लस के 4 क्या हो जाएगा, 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
माध्य विचलन बताना है, मीन डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। सभी लोग अच्छे से देखेंगे। देखो इसने बोला है माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब माध्य से है, तो हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य क्या होता है? माध्य होता है एवरेज, या फिर इसको हम औसत भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद मैं आपको विचलन बताऊंगा कि विचलन क्या होता है। तो पहले इसका माध्य ज्ञात करो, माध्य औसत ज्ञात करो कि 3 और 10 13 और 10 23, 23 और 4 कितने 27 और 7 कितने 34, 34 और 5 39 और 10 कितने होंगे 49। इसके बाद कितनी संख्याएं? 3 और 4 7 संख्याएं हैं, तो अपॉन में 7 कर देंगे, तो यहाँ से माध्य कितना आ जाएगा? माध्य आ जाएगा इसका 7। अब इसके बाद बात करते हैं विचलन। विचलन का मतलब होता है उस ट्रैक से क्या होना? भटकना। तो जो इसका माध्य 7 है, यहाँ से विचलन क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। तो 4 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस यहाँ पर 4 का। इसके बाद बात करते हैं, सबको आपको डिफरेंस कितना लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। 10 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर है 3 का। फिर अगेन 10 है, 10 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 3 का। यहाँ पर 7 और 7 के बीच में डिफरेंस 0। 10 और 7 के बीच में डिफरेंस 3। और यहाँ पर 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का। तो सबको आप टोटल कर लेंगे, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 2 19, 16 और 2 18। टोटल कितना हो गया? 18। अगेन 7 का डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर सीधा सीधा माध्य विचलन आ जाएगा। माध्य विचलन, तो ये क्या होगा? माध्य विचलन हो जाएगा माध्य के सापेक्ष। यहाँ पर एक वर्ड बोला है माध्य के सापेक्ष, इसलिए हमने इसमें 7 का डिवाइड किया है। ओके, अगर यह माध्यिका बोलता तो हमें नीचे माध्यिका का डिवाइड करना पड़ता। अगर यहाँ पर बहुलक बोलता, बहुलक के सापेक्ष या बहुलक से है, तो यहाँ पर हमें बहुलक से डिवाइड करना पड़ता। विष्णु ने 10 किलोमीटर पर हार, 30 किलोमीटर पर हार और 8 किलोमीटर पर हार की गति से समान दूरी तय की और इसे पूरा करने में 15.5 मिनट का समय लिया। कुल दूरी किलोमीटर में बताओ। विष्णु ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार, 30 किलोमीटर पर हार एंड 8 किलोमीटर पर हार एंड टुक ए टोटल ऑफ 15.5 मिनट टू कंप्लीट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। अब इसको ध्यान से देखेंगे भाई, इसने बोला है कि कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति समय को काउंट कर रहा है कि अगर वो अपने घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस आता है, तो यहाँ 1 घंटा और यहाँ 2 घंटे लगते हैं, तो वो ये कह सकता है कि उसको टोटल 3 घंटे लगे। यानी कि यहाँ पर T1 प्लस के T2 प्लस के T3 क्या हो जाएगा? सभी का टोटल समय यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। अब इसने वो क्या दिया है? वो दिया है आपको 15.5 मिनट में। तो आप पहले इसको हार में चेंज कर लोगे 60 का डिवाइड करके, तो 15.5/60 क्या हो जाएगा? हार में टाइम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, किसने बोला है कि पहली जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर हार से कवर की है, सेम दूसरी इस तरह से, और सभी जो दूरी हैं वो समान हैं। तो आप ये देखो कि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि विष्णु ने 10 किलोमीटर की पर घंटे की जो स्पीड से दूरी तय की वो डी है, और ये भी दूरी डी है, और ये भी दूरी डी है, तो यहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हो, T1 निकाल सकते हो क्या? D/10। तो सेम यहाँ पर रख दो, D/10। सेम T2 कितना आ गया? D/30। और सेम T3 कितना आ गया? D/8। सॉल्व कर लेंगे इसको 1 बाई 1। ये कितना हो जाएगा? 5 से 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से 12 बार, तो ये कितना? 31/120। ओके, और ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 8 या 24, कितना? 12 पन्ने 60, 24 240, 120। तो 12 प्लस के 4 प्लस के 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 और 31, कितना हो गया टोटल? 31D हो गया। अब यहाँ से 120 से कट गया, ये 12 है। ओके, तो 12 से कट गया 120 10 बार, और 31 से 31 कट गया, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? D यहाँ से आ गया आई थिंक। ओके, ये 120 ही है। 120 से 120 कट जाएगा क्योंकि पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो 120 ही आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसने पूछा आपसे कि कुल दूरी, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एहसान कमल के मुकाबले दुगना कार्यकुशल है और मिलकर वे एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कमल अकेले एक कार्य करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर
सकता है। एहसान इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क as Kamal, and together they finish a piece of work in 29 days. In how many days will Kamal working alone finish the work? इसने बोला है एहसान, ए फॉर एहसान, के फॉर कमल। एहसान कमल के मुकाबले दुगना कार्यकुशल है। एहसान कमल के मुकाबले दुगना कार्यकुशल है। आप एक चीज़ देखो, अगर कमल एक ईंट उठाता है तो एहसान कितनी ईंट उठाएगा? 2 ईंट उठाएगा। इसने बोला दुगना कार्यकुशल का मतलब यही है कि अगर कमल एक ईंट उठाता है तो उस समय एहसान कितनी ईंट उठाएगा? ओनली एक ईंट उठाए, वो 2 ईंट उठाएगा। दुगना है, कमल से दुगना है, तो कितनी ईंट उठाएगा? 2 ईंट उठाएगा। अब इसने बोला है कि मिलकर ये लोग काम कितने दिन में कर लेते हैं? 29 डेज़ में कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डेज़ को लिखूँगा और कितने दिन में कर लेते हैं ये दोनों मिलकर? 29 डेज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने के लिए, कभी भी आप डेज़ को क्या नहीं करोगे? जोड़ोगे नहीं, लेकिन आप कैपेसिटी को जोड़ सकते हो। तो 2 ईंट और 1 ईंट मिलकर उठाई है दोनों ने मिलकर, कितनी ईंट उठा लेंगे? 3 ईंट उठा लेंगे। और एक ख़ास बात कि आप एलसीएम को जब भी निकालोगे तो एलसीएम क्या होगा? हमेशा इनका मल्टीपल होगा और ये सभी बराबर होंगे। जैसे 29 गुणा 3 क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। और हमेशा सब का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा? वो 29 गुणा 3 के ही बराबर होगा। अब आपसे ये पूछा है कि कमल अकेले कार्य करता तो उसे कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेता? आप ये मानो कि वो x दिन लेता, तो यहाँ पर x गुणा 1 की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 29 गुणा 3 आनी चाहिए थी। तो कितना आंसर हो जाएगा x का? 87। अगर आपसे सेम एहसान का निकलवाता तो x गुणा क्या कर लेते? 2 कर लेते, और डिवाइड क्या हो जाता? 2 हो जाता। दीक्षा ने 500 रुपये 5% साधारण ब्याज दर से उधार लिए। 4 वर्षों में ऋण चुकाने के लिए वह कितनी राशि का भुगतान करेगी? दीक्षा borrowed ₹500 at 5% per annum simple interest. What amount in rupees will she pay to clear her debt after 4 years? दीक्षा ने लिए हैं 500 रुपये। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इसने साधारण ब्याज को क्या किया है? कंसीडर किया है, जो कि आजकल हो गई है बंद। अब 500 रुपये 5% साधारण ब्याज से उधार लिए हैं। आप ये मानो कि वैसे तो सीधा सीधा आप ये निकाल सकते हो PRT/100 इक्वल टू साधारण ब्याज। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। तो P क्या है यहाँ पर? 500 रुपये। R क्या है यहाँ पर? 5%। T क्या है यहाँ पर? 4 साल बटा 100। तो 55 पंचौक 20 पन्ने 100, यानी कि जो ब्याज आ गई वो कितनी आ गई? 100 रुपये आ गई। और बोला कितनी राशि का भुगतान करेगी? तो यानी 500 रुपये जब उसने उधार लिए हैं, 100 रुपये ब्याज बन गए, तो कितनी राशि का भुगतान करेगी? 600 रुपये करेगी। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक पानी की टंकी में 2 छेद हैं। पहले छेद अकेले टैंक को 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा छेद अकेले टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ टैंक को खाली करने में कितना समय लेंगे? ओके, देखते हैं इसमें क्या बोला है। ये देखो, एक तो ये है छेद, एक छेद ये है बी। इसने बोला है कि पहला छेद 9 मिनट में क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है, पूरी टंकी को। दूसरा छेद अकेले 6 मिनट में पूरी टंकी को क्या करता है? खाली करता है। यहाँ पर हमेशा आप टाइम लिखोगे, देन यहाँ पर क्या लिखोगे? कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और 2 वैल्यूज़ पर आपको टाइम दिया होता है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। कितना एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा 27, 54, ओके, 54। अब यहाँ पर मैं किसका गुणा करूँ कि 54 आ जाए? 6 नाम 54। और यहाँ पर मैं किसका गुणा करूँ कि यहाँ पर 54 आ जाए? तो आप कहोगे 6 का। या फिर इसको आप एलसीएम कितना ले सकते थे? 18 भी ले सकते थे, थोड़ा और इजी हो जाता। तो 6 गुणा 3 और 9 गुणा 2। ओके, ये दोनों 18 होंगे। मैंने आपको बताया भी था इन दोनों का मल्टीपल 18 होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए। और आपको दूसरी चीज़ भी बताई थी, आप टाइम को जोड़ नहीं सकते, इसको 15 नहीं लिख सकते, लेकिन आप 2 और 3 ईंट को मिलाकर 5 ईंट लिख सकते हो। तो इसने बोला यदि एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ कितनी देर में टैंक को खाली कर देंगे? तो देखो, ये क्या हो रहा है? 2 ईंट तोड़ रहा है,
ये 3 ईंट तोड़ रहा है, तो यहाँ पर टोटल मिलकर कितनी ईंट तोड़ देंगे? 5। अब इसमें किसका गुणा करूँ कि 18 आ जाए? x गुणा 5 बराबर कितना? 18। तो x बराबर 18/5, तो 5 दिया 15 और 3 18/5। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी आंसर। एक महिला ने प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश किए। 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा? एक महिला ने प्रत्येक, देखो 2,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं, और 5% पे क्या है, उसने 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। तो आपका पहला तरीका ये होना चाहिए, मेथड 1 जो सबसे इजी है और आपको यही फॉलो करना है, दूसरा मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी काम चल जाएगा आपका, कि 5% आप निकाल लो, कितना हो जाता है इसका? 100 रुपये। अब देखो यहाँ पर कितनी बार प्रोसेस करवाई है उसने? दो बार प्रोसेस करवाई है, तो 5% अगेन निकाल लो 100 का, कितना हो गया? 5 रुपये। अब चूंकि 2 साल का है तो गुणा 2 और गुणा 1, 3 का होता तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, 4 का होता तो गुणा 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 1। इस तरह से आप प्रोसेस कर लेते पूरी। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे 200 और 205, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 200 और ये हो गया 205। ओके, अब यहाँ पर इसका देखो ये क्या है? 5। अब यहाँ पर हमें ये बोला है कि उसका निवेश कितना होगा। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से क्या किए? निवेश किए। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसने पहले साल में 2,000 रुपये निवेश किए थे और अगली साल के फर्स्ट में भी इसने 2,000 रुपये निवेश किए थे। अब ये 2,000 पर टोटल 2,000 ब्याज बन के 200 और 5 रुपये ब्याज बन के कितना हो गया था? 2,205 रुपये ब्याज बन गई थी। फाइनली इतने रुपये इसको मिलने चाहिए थे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो अगली साल के जो 2,000 रुपये हैं, इस पर भी 5% क्या लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 5 दूनी 10 यानी 2,100 रुपये क्या लगेगा? इस पर ब्याज लगना चाहिए था। सिंपल सा कंसेप्ट था। तो यहाँ पर हम अगर ब्याज लगाएंगे 2,100 रुपये पे, तो 2,100 रुपये और साथ में 2,205 रुपये कितना हो जाएगा मिलाकर? ये हो जाएगा 305,224, तो 4,305 रुपीज़ कितना हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 की उसका टोटल निवेश कितना हो जाएगा? 4,305। ओके, हम यहाँ पर दोनों साल के लिए निकालेंगे। इसने बोला है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, यानी पहले वर्ष में 2,000 रुपये लगाए, जो बाद में बढ़कर कितने हो गए? 200 और 5 रुपये बढ़कर कितने हो गए? 2,205। अगली साल के शुरुआत में से 2,000 लगाए, चूंकि एक साल ही बचा है इसके पास, तो यहाँ से सीधा 5% निकालेंगे तो कितना? 100 रुपये, यानी 2,100। अब 2,100 और 2,205 रुपये टोटल मिलके कितना हो गया? 4,305। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 6 का चतुर्थानुपात। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 6। इसमें देखेंगे इसने बोला चतुर्थानुपात की, तो 2:3 समानुपात 6:x, यानी कि ये क्या है? गुणा है। 6 तिया 18 बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 9। यहाँ पर बोला है ए किससे डिनोट है? डिवाइड से। बी डिनोट है किससे? गुणा से। सी किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। डी किससे डिनोट करते हैं? माइनस से। हमें 1 बाई 1 करना है इसमें। अब देखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है। इसमें देखना है कि इस पूरी इक्वेशन में से ऐसा कौन सी इक्वेशन है जो इसको क्या फॉलो करते हुए क्या होती है? राइट होती है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो 1 बाई 1 यहाँ पर। तो 11, बी का मतलब गुणा 34, ए का मतलब भाग 17, डी का मतलब -8 और ए का मतलब भाग 3 बराबर के 38/3। सबसे पहले देखेंगे ये 8/3 हो जाएगा, ये डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2। ओके, ये हो जाएगा 2, ये 8/3 है, तो 11 दूनी ये क्या हो जाएगा? 22, 22 या 66 में से 8 जाएंगे तो 38 नहीं बचेंगे। इसका मतलब ऑप्शन 1 नहीं होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को चेक कर सकते हो 1 बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस पे कि श्री मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश किया
चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि इसने इसे 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए निवेश किया है, त्रैमासिक रूप से संकलित है। Mr. Murthy invested rupees 16,000 in a scheme. Find the compound interest if he invested at 20% per annum for 9 months, compounded quarterly. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं त्रैमासिक या द्विमासिक समझ के करके। आप इसको वन बाई वन देखोगे और मैं आपको एक चीज़ मैं बोलूँगा कि R इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। श्री मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश किया है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करनी है यदि इसने 20% प्रति वर्ष, तो पहले रेट कितनी थी, 20 थी, और प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए निवेश किया था, यानी कि 9/12 साल। एक कितने साल प्रति वर्ष बोला है, तो पहले कितने साल थे, टोटल 9/12 था। तो यहाँ से कट कर दो, 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 3 बार, और 3 से 9 कट गया 3 बार, यानी कि कांस्टेंट कितना आ गया, फाइनल 15 आ गया। अब हमेशा आपको चाहे द्विमासिक कर लो त्रैमासिक कर लो, कांस्टेंट कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, इसने बोला त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 3 महीने के क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे। आपको जो पैसा लौटाना होगा वो हर 3 महीने में लौटाना होगा। तो इस 9 महीने के अंतराल में 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहाँ मैं किसका गुणा करूँ, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा करूँ कि 15 आ जाए, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ से केस आपका सॉल्व हो गया कम्प्लीटली कि T बराबर 3 और R बराबर कितना, 5%। बस इसको सॉल्व कर दो, T बराबर 3 और R बराबर कितना, 5%। 16,000 की राशि है, 5% निकालोगे इस पर 5%, 16 पर 89, 800 रुपये। अगेन 5% निकालोगे तो कितना हो गया, 5×8 40। अगेन 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5×4 2 रुपये। अब गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 कितना हो, 8 3 2400, ये कितना 4 3 12, और ये कितना 2, तो कितना आ गया, 2 5 2 2। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एक लेख के विक्रय मूल्य पर 4% और 6% के लाभ के बीच नगद अंतर 3 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। द कैश डिफरेंस between the selling price of an article at a profit of 4% and 6% is rupees 3. The ratio of two selling price is। सबसे पहली समझने की बात, यहाँ पर ये जो है काल्पनिक संख्या है, और यहाँ पर आपसे अनुपात पूछा है, जो कि क्या होता है, जो भी एक काल्पनिक नंबर ही होता है। लेकिन ये जो आपको रुपए में दिया हुआ है, ये है एक वास्तविक संख्या है या फिर एक रियल नंबर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने की कि अगर आपको काल्पनिक संख्या दी है और आपसे काल्पनिक ही पूछा है, तो इसका कभी भी यूज नहीं आएगा। ओके, सेम रिवर्स के केस में कि अगर आपको वास्तविक संख्या यहाँ दी होती और आपसे वास्तविक पूछा होता, तो काल्पनिक को आप यूज ना भी करते तो भी काम चल जाता, आप इस तरह से भी कर सकते थे। अब इसके देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात, किसने बोला है कि एक लेख के विक्रय मूल्य पर 4% और 6% के लाभ के बीच नगद अंतर 3 रुपये का है। नगद अंतर 3 रुपये का है। अब आप ये मानो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, तो 4% के विक्रय के बाद वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 104 रुपये की, और 6% के लाभ के बाद वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 106 रुपये की। अब इसने यहाँ पर बोला है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, चूँकि आपको विक्रय मूल्य तो पता ही है, तो सीधा सीधा क्या डिवाइड नहीं कर सकते, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 52:13। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। हमें बताना है इन दोनों का महत्तम समावर्तक। फाइंड द HCF ऑफ 3341 एंड 3328। एक छोटी सी हिंट देके फिर उसके बाद आप खुद कर लोगे। इसमें 3 3 4 1 और 3 3 2 8। देखो, इन दोनों में एक ऐसी संख्या देखनी है, एक ऐसा नंबर देखना है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसको अगर 3341 में डिवाइड करें तो भी भाग चला जाए, और 3328 में भी डिवाइड करें तो भी भाग चला जाए। उदाहरण के तौर पर 257 और 337 हैं, इन दोनों का डिवाइड इन दोनों में जा रहा है, तो आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, ये वाला नंबर सेलेक्ट करना होगा। आप बस क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे, सिंपल
या फिर फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। आप इसमें डिवाइड करके देखोगे 337 का भी, 257 का भी, 13 का भी, 31 का। अगर इनमें से जो संख्या का डिवाइड जाता है उनमें से सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही क्या होगी, आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किरण ने एक बस को 15% की हानि पर 18,700 रुपये में बेचा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मिस्टर किरण सोल्ड ए बस फॉर ₹18,700 at a loss of 15%. At what price should be the bus be sold to get a profit of 15%? किरण ने एक बस को 15% की हानि पर इतने में बेच दिया है। आप ये मानो कि उसने बस जो खरीदी है वो बस खरीदी है 1500 रुपीज़ में। अगर वो 15% की हानि उठाता है, हानि कितनी उठाता है वो 15% की उठाता है, तो 15% की हानि कितनी की होगी यहाँ, 15 रुपये की, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। रुपये में तो हम सिंपल सा लिख रहे हैं। अगर 100 मानते हैं तो यहाँ पर 15% की हानि के बाद वो कितने में बेचता, 85 रुपये में। अब इसके बाद इसने बोला है कि वो 15% हानि की जगह क्या कर रहा है, 15% का लाभ कमा रहा है। तो 15% का अगर लाभ है और क्रय मूल्य तो वही 100 है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाता है इस कंडीशन में, 115 रुपये। अब इसने पूछा है कि अगर 85 की वैल्यू आपको 18,700 दी है तो इस 115 की वैल्यू क्या होगी। 85 की वैल्यू है 18,700, तो एक की वैल्यू क्या होगी बटा 85, और 115 की वैल्यू क्या होगी, ये 17 बार, एक कट गया 23 बार, 17 से 17 एकम 17, 17 एकम 17, 0 0, तो कितना आ जाएगा, 352। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि लास्ट में 2 0 केवल एक ही ऑप्शन में आ रही हैं। एक मोबाइल प्लान की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपये है और 4 मिनट के लिए अनुमानित लागत क्या होगी। ए मोबाइल प्लान कॉस्ट ₹32 फॉर 6 मिनट। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 4 मिनट। देखो, एक मोबाइल प्लान की कीमत 6 मिनट के लिए कितनी है, 32 रुपये। तो क्या 4 मिनट के लिए नहीं निकाल सकते, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बटा 6 गुणा क्या हो जाएगा 4, 3 बार और ये 2 बार, तो कितना 64/3 करना है। 21 तिया 63 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 21.3 रुपये अनुमानित लागत हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट। इस क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा डिवाइड कर रहा है। अगर आपको बॉड मास तरीका आता है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। 1112 डिवाइड 139 माइनस के 5। पहले माइनस के 5 मत कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसने क्या किया है, 67 दिया है। क्या 67 इसमें पॉसिबल है कि डिवाइड लाना? आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से डिवाइड करें कि 2 आ जाए। तो 2 का डिवाइड करने के लिए पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि 67 को किसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं किया जा सकता। अब अगर नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर 139 को डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 कब आता है, जब हम 9 चौक 36, 9 पन 45, 9 छिकी 54 और 9 7 63, 9 8 72, यानी कि 8, या फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ओके। या फिर अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 139 का 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 13 8 104, 14 7 112, ओके, 14 7 98, 14 8 112। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल 8 बार डिवाइड चला जाएगा, और 8 माइनस के 5 क्या हो जाएगा, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत परफेक्ट है। आप इस तरह से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बार हिंदी में भी देखेंगे, एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में इसको समझ सकें। और ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 अपलोड करूँगा, जिसमें कंप्लीट दोनों हो जाएंगे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक पार्ट में हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसने बोला है, गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंत से उसकी रैंक क्या है।
देखो क्लास में रैंक जब डिसाइड होती है तो पहले नंबर का जो पर्सन होता है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको फर्स्ट स्थान दिया जाता है। इसके बाद धीरे 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 ये कौन से नंबर पे आया, 18वें नंबर पे इसके नंबर आए हैं। इसने बोला है आपसे कि अंश से उसकी रैंक क्या होगी, और आपको ये पता करना है कि क्या केवल एक या दो कथन, या फिर इन दोनों में से दोनों, या फिर वन बाई वन आइदर और वाले कोई भी कथन, आपको कौन सी नीड है, किस कथन की आपको ज़्यादा नीड है। तो यहाँ देखोगे अगर 18वें स्थान पर है, यहाँ ऊपर से कितने लोग हैं, टोटल 17 लोग हैं, 18वां तो वो खुद है। अब इसमें अगर पहले ऑप्शन में आपको दिया है कि 47 छात्र टोटल क्लास में हैं, इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो कि 18वें पर वो खुद है तो कितने छात्र बाद में होंगे। तो 18 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 29 छात्र उसके बाद होंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो अंश से कौन सी रैंक पर होगा, उसके अकॉर्डिंग हुआ 30th रैंक पर, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि हम फर्स्ट को तो देख सकते हैं, पहले इस कंक्लूजन से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी रैंक क्या है। जगन जो उस कक्षा में 10वें स्थान पर है, आखिरी से 38वें स्थान पर है। तो इसमें देखते हैं क्या इसका यूज करके भी हम गौतम की रैंक निकाल सकते हैं या नहीं। तो पहले ये देखेंगे कि जो जगन है, जगन ये कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। इसका मतलब इससे कितने ऊपर लोग हैं, इससे ऊपर ओनली 9 लोग हैं। और आखिरी से वह 38वें स्थान पर है, यानी कि इसका स्थान कौन सा है, आखिरी से 38वां है। यानी कि यहाँ से नीचे कितने लोग हैं, टोटल 37 लोग हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस क्लास में कितने लोग हैं, टोटल 47 लोग हैं। मतलब लास्ट में घूम फिर के कौन सा आ गया, पहली वाली लाइन आ गई, और पहली वाली लाइन से ऑटोमेटिक तो हम निकाल ही पाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 में से कोई भी हमें एक लाइन मिल जाए तो हम उससे गौतम के अंश से उसकी रैंक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन पुरुष 10 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं, 5 पुरुषों को वैसा ही गड्ढा खोदने में कितना समय लगेगा। सभी लोग एक बार देखेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या इसने बोला है कि तीन मैन 10 दिनों में एक गड्ढा खोदते हैं। तो सबसे पहले आप काम निकालो, टोटल वर्क नहीं पता तो आप इसको नोट कर लेना कि टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डब्लू। और अगर एक काम है तो ओके, अगर काम यहाँ पर 2 या 3 है तो आप वर्किंग जो है काम, यानी कि अगर 2 काम है तो उसका क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 पुरुष हैं, 10 दिन लगे हैं, कितने काम की बात कर रहा है, एक गड्ढे की बात कर रहा है, तो डिवाइड 1। यहाँ पर कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, कितने दिन लगने हैं, उसको x दिन लगने हैं, डिवाइड बाई 1, क्योंकि वह सेम एक गड्ढा खोद रहा है। तो 5 से कट गया 2 बार, 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उनको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। इन क्वेश्चनों को देखेंगे, ए में 28 तत्व हैं, बी में 32 तत्व हैं, ए यूनियन बी में 40 तत्व हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने तत्व हैं। इंग्लिश देख लो। अब इसका मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देख लो ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक पार्टी हो रही है, एक पार्टी है जो ए नाम से है, इसमें 28 लोग जमा हुए हैं। एक अलग से पार्टी हुई कुछ दिनों बाद बी नाम से, जिसमें 32 लोग जमा हुए। और एक चीज़ ध्यान से हमें पता लगा कि यहाँ पर हमारे जो शहर में टोटल लोग थे, टोटल लोग कितने थे, ओनली 40 थे, ओनली 40, जिसमें से 28 लोग तो पार्टी ए में आए और 32 लोग पार्टी बी में आए। अब आपको ये बोला है, ये जो 40 है ये वही दिखाता है यूनियन का मतलब टोटल। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग थे जो इन दोनों पार्टियों में क्या थे, कॉमन थे। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, इनका टोटल करोगे तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, यानी यहाँ पर टोटल करोगे तो पता लगेगा आपको कि यहाँ पर 60 लोग आए। लेकिन 40 लोग तो पहले से क्या है, 40 लोग तो टोटल ही हमारी सिटी में है, तो 60 लोग तो आ नहीं सकते। इसका मतलब 20 लोग ऐसे हैं जो डबल डबल आए हैं, वो इसमें भी आए हैं, वो इसमें भी आए हैं। इसका मतलब इसने जो पूछा है इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, वह पार्ट जो इन दोनों में क्या है, कॉमन। तो आपको ये पता लगा कि 60 मेंबर टोटल आए हैं
पार्टी ए और पार्टी बी में, जबकि आपकी सिटी में ही 40 लोग हैं, तो 60 लोग कैसे आ सकते हैं? तो इसका मतलब 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीटिंग की है और पार्टी ए और पार्टी बी दोनों में आए हैं, और आपसे पूछा क्या, इंटरसेक्शन ही पूछा है, तो आप इसका आंसर राइट कर दोगे। अब इसने बोला है केवल बी में मौजूद कितने तत्व हैं। तो देखो ए में कितने थे, 28 थे, बी में कितने थे, 32 थे, और यहाँ पर यूनियन में कितने, 40 हैं। इंटरसेक्शन कितने का आया, 20 का आया। इसका मतलब 20 कॉमन थे, 20 कॉमन थे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉमन वाले लोगों को हटा दूँ, कॉमन वाले लोगों को हटा दूं जो कि कितने थे, 20 थे, तो यहाँ पर बी में जो अलग से लोग आए वो कितने थे, 12, और ए में जो अलग से लोग आए वो कितने थे, 8। अब आप इन सभी को टोटल करोगे तो भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो यहाँ पर पूछा है केवल बी में कितने तत्व मौजूद थे, ओनली बी में, तो आप कहोगे 12। इसका राइट आंसर होगा ओनली 12। इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें अगला समूह बताना है। क्या क्वेश्चन है, ए जेड बी वाई सी एक्स। लाइन से देखेंगे ए बी सी, यानी अगला क्या आएगा, डी, और डी का उल्टा जस्ट अपोजिट या डब्ल्यू, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है ये क्वेश्चन। 0.5 इंटू 0.55 इंटू 4.5 अपॉन में 0.81। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देंगे, क्योंकि 2 के बाद ये भी पॉइंट है और ये भी 2 के बाद पॉइंट है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हटा देंगे और इस पॉइंट को भी यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करो, ये पॉइंट को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 5 टाइम्स, 5 से कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 55/18 आ जाएगा। और ये सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वी इसका डायरेक्ट आंसर दे रखा है। यह CBT 2 का पेपर चल रहा है और आपको बिलीव नहीं होगा कि क्वेश्चन इतने सिंपल हैं। 53 इसका क्वेश्चन करेंगे, 2x² माइनस के 2y² माइनस के 4x²। इसको सरल करना है और हमें सिंपल इस फॉर्म में ले जाना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा स्क्वायर करना है इसका। 4x² माइनस के 4y² माइनस के 4 चौक 16 का x², कितना हो जाएगा, माइनस के 16x², और ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 12x², और माइनस के आपको 4y² तो दे ही रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस में होंगी, माइनस के 12x² और माइनस के 4y², ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लेंगे एक बार, कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और कंक्लूजन कह रहा है रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, कोवर्ड्स डाई। ये तर्क और वितर्क के क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जामिनर क्या सोचना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। भाग्य बहादुर का साथ देता है, इसका ये कथन है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाग्य बहादुर का ही साथ देता है, तो आप निष्कर्ष ये निकालोगे कि सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। ओके, यानी कि हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ सिंपल सा, कि अगर भाग्य जो है बहादुर का साथ दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाग्य मतलब सफलता, सफलता के लिए जोखिम बहुत ज़रूरी है, और बहादुर लोग ही क्या करते हैं, जोखिम को उठाते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, इसका मतलब तो क्या है, ये बात सही है। डरपोक अपनी मृत्यु से कई बार पहले मरते हैं, ये बात कहीं भी इसने नहीं बोली है। इस बात का कहीं भी मीन ये नहीं निकल रहा कि डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। इसने मरने मारने की कोई बात नहीं की है। इसने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो और रिस्क लेते हो, तो भाग्य भी आपका क्या देगा, साथ देगा। लेकिन आपसे ये नहीं बोला है कि अगर आप डरपोक हो तो मृत्यु से पहले कई बार मरेंगे। इससे ये चीज़ कहीं पर नहीं दी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली निष्कर्ष 1 इसका राइट होगा, निष्कर्ष 1 राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें साइन एक्स आपको दिया है 4/5, कॉस एक्स प्लस के कॉट एक्स आपसे पूछा है। सबसे पहला तरीका, सबसे बेमिसाल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका आपको ये पता होना चाहिए। ये अगर आप एंगल एक्स मान रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या, 4/5। आपको लाल बटा कक्का का रूल पता होना चाहिए, चाहे इंग्लिश का बच्चा हो चाहे हिंदी का बच्चा हो, दोनों के लिए सेम होता है।
यहाँ पर लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटा आधार, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। इस तरह से चीज़ चलती है। तो यहाँ पर आप जो साइन है, साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण, जो कि आपको कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। तो लंब कौन सा हो गया, एंगल के सामने वाला, और कर्ण क्या हो गया 5 हो गया। तो आधार कितना हो जाएगा ट्रिपलेट में, 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि 3। अब आपको सब पता लग गया। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि कॉसेक एक्स क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4। ध्यान रखना है लंब कौन सा लेना है, जो एंगल के सामने है। कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है। इसने दोनों को जोड़ने की मांग की है, तो 8/4 यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। 34 का 50% क्या है, 15% ऑफ 34, वाट द वैल्यू, वाट इज 15% ऑफ 34। 34 का 15% का मतलब 15/100। तो 15 चौका 60, जीरो, 6, 15 थी 45 और 6 51/100। तो 100 को हटाना है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 5.1 इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके गाइज, यहाँ तक हम 35 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और इन 35 क्वेश्चंस में हमने एक चीज़ सीखी है कि एक भी क्वेश्चन, इन 35 क्वेश्चन में से आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी टफ नहीं लगा होगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। और जबकि ये पेपर जो है आपके CBT 2 का है, CBT 2 का पेपर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है इस पेपर में कि आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 70 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ एंड रीजनिंग पर होंगे, और रिमेनिंग 40 से 45 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके के होंगे। तो हम जीके को अवॉइड करते हुए मैथ और रीजनिंग को फोकस कर रहे हैं। और आप सभी प्लीज़ इस सेशन को शेयर जरूर करना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं रिमेन 35 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको एक ही पार्ट में सभी क्वेश्चंस को 17 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में करा दिया करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।